Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 the Muslim League। बेटा इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे, वो कैसी कंडीशंस बनी इंडिया में जिनके कारण मुस्लिम्स को लगने लगा कि हमें एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। बेटा अगर हम मुस्लिम इन्वेजन्स की बात करें इंडिया में तो ये 1000 CE से स्टार्ट हुए थे। 1200 CE में तो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गया था। 1526 में आपका मुग़ल डायनेस्टी इंडिया में रूल करने लग गई थी। तो इतना टाइम साथ में रहने के बाद 1900 में ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम्स को ऐसा लगने लगा कि हमें एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और वही सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था मुस्लिम लीग। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो आप समझ पा रहे हो कि मुस्लिम्स इतने टाइम से हमारे साथ रह रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लगने लगा कि भाई हमें भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? इसी चैप्टर में बेटा हमें लखनऊ पैक्ट को भी पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट। बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को, द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। बेटा सेंचुरीज से हिंदूज़ और मुस्लिम्स साथ में रहते आए थे। अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात की ना कि 1200 CE में दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो गई इंडिया में। 1526 में मुग़ल रूल इस्टेब्लिश हो गया, और उसके बाद हज़ारों साल लगभग हम साथ में रहे हैं। तो जब हिंदूज़ और मुस्लिम साथ में रह रहे थे तो इन लोगों ने एक कॉमन वे ऑफ लाइफ को डेवलप किया, मतलब इनके बीच में अच्छा खासा तालमेल बैठ गया। दोनों ही कम्युनिटीज़ को बाद में किसने एक्सप्लॉइट किया बेटा? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, दोनों का बराबरी से एक्सप्लॉइटेशन किया। फिर बेटा जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो हिंदूज़ और मुस्लिम ने साथ में मिलकर लड़ाई की 1857 में। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और ये जो यूनिटी थी दो कम्युनिटीज़ के बीच में, ब्रिटिशर्स इसे डेंजर की तरह देखते थे, थ्रेट की तरह देखते थे। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि हम सेंचुरीज से साथ में रहे तो हम लोगों के बीच में एक कॉमन वे ऑफ लाइफ डेवलप हो गया। दोनों ही कम्युनिटीज़ को जब ब्रिटिशर्स आए दोनों को ही ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया। फिर हम लोगों ने 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया तो दोनों मुस्लिम भी लड़ रहे थे, हिंदूज़ भी लड़ रहे थे, दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म था, क्या बोलेंगे, ब्रिटानिया साम्राज्यवाद, तो इनको ये दोनों कम्युनिटीज़ की जो यूनिटी थी ये एक डेंजर की तरह दिखी, थ्रेट की तरह दिखी। ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अगर ये दोनों साथ में रहे तो ये ऐसे ही हमारी बैंड बजाते रहेंगे जैसे इन्होंने 1857 में बजाई है। तो बेटर है इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो कि ये दोनों कभी साथ में मिलके ना रह पाए, इतनी गलत फहमियाँ इनके बीच में आ जाए कि ये कभी साथ में ना रहें। और बेटा ये जो अपराइजिंग थी ना 1857 की, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इसमें ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया था कि हमें इन दो कम्युनिटीज़ को डिवाइड करना ही है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रूल नहीं कर पाएंगे। बेटा ये जो वर्ड है ना प्रोलॉन्ग, इसका मतलब होता है बहुत लंबे टाइम तक। तो अंग्रेज़ों को लगने लगा अगर ये दोनों मिलके रहे तो हम इनके ऊपर ज़्यादा दिन रूल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने ट्राई किया उस बीज को बोना जो यूनिटी को तोड़ दे, किसके बीच में? हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। तो बेटा अंग्रेज़ों ने फिर पूरी कोशिश की कि वो ये जो असहमति, परेशानी, झगड़े का बीज बो दें, किसके बीच में? दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। किसके ऊपर चेक रखने के लिए? राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रवाद की लहरें थी इनको रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने शक का, असहमति का, झगड़े का बीज बोना दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में चालू कर दिया। अंग्रेज़ों ने एनकरेज किया कम्युनल फोर्सेस को, ठीक है, किसके लिए? नेशनल मूवमेंट को रैक करने के लिए। तो बेटा इन लोगों के बीच से नेशनल मूवमेंट को बुरी तरह नष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने किसको एनकरेज किया? कम्युनल फोर्सेस को एनकरेज किया। और बेटा इतने दुष्ट थे ये अंग्रेज़ लोग कि इन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक नया नाम दे दिया। दे डब्ड द नेशनल मूवमेंट एज अ मूवमेंट। उन्होंने
क्या बताया कि ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है ना, हमको ये लोग मार के यहाँ से भगाएंगे तो क्या इस्टेब्लिश करेंगे, हिंदू किंगडम। तो पूरी की पूरी नेशनल मूवमेंट को इन्होंने इस तरीके से डब किया, उसको एक ऐसा नया नाम दे दिया कि आने वाले टाइम में ये लोग हिंदू किंगडम बनाने वाले हैं, जिसमें मुस्लिम्स तुम्हारा कोई रोल नहीं होगा। बेटा डबिंग करने का मतलब आपको पता है ना, जैसे तेलुगु तमिल मूवीज़ होती हैं उनको हमको डब करके हिंदी में दिखाया जाता है, इंग्लिश मूवीज़ को डब करके हिंदी में दिखाया जाता है, वैसे इन लोगों ने भी नेशनल मूवमेंट को पूरी तरह चेंज करके मुस्लिम्स को क्या दिखाया कि दिस इज़ द मूवमेंट विच इज़ लीड बाय द हिंदूज ओनली फॉर एस्टेब्लिशिंग हिंदू किंगडम। अब इंडिया में क्या बन जाएगा, हिंदू किंगडम। और इन्हीं अंग्रेज़ों ने एनकरेज किया मुस्लिम को कि भाई अपना खुद का सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, तुम क्यों ये हिंदू किंगडम का पार्ट बनोगे, तुम भी मुस्लिम किंगडम बनाओ। तो अब समझ में आया कि क्यों मुस्लिम्स को इतने टाइम साथ रहने के बाद ऐसा लगने लगा कि हमारे लिए भी कोई किंगडम, हमारे लिए भी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स ने उनके अंदर ऐसी फीलिंग को डाला, इस तरीके से उनको बातों को ऊट पटांग तरीके से बताया, है ना। और वो बेचारे इस बात को समझ ही नहीं पाए, उन्होंने मुस्लिम्स को एनकरेज किया कि अपना खुद का सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था कि अंग्रेज बहुत मुस्लिम्स को पसंद करते थे इसलिए ऐसा कुछ कर रहे थे, पर ये ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल, है ना। इन्होंने एक नीति अपनाई कि इन लोगों को आपस में डिवाइड कर दो और इनके ऊपर कंटिन्यू रूल करते रहो। और इसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का नतीजा था कि इंडिया में राइज होता है कम्युनलिज्म का, है ना, कम्युनल ट्रेंड्स का। कम्युनलिज्म क्या होता है या कम्युनल ट्रेंड्स क्या होते हैं बेटा, जब आप अपने संप्रदाय को, अपनी एथनिसिटी को बहुत सुपीरियर समझने लगो, उसके टूवर्ड्स लॉयल्टी दिखाओ, दूसरे को इन्फीरियर समझो, दूसरे के टूवर्ड्स कोई लॉयल्टी नहीं रखना, यही होता है कम्युनलिज्म। मतलब बीइंग अ हिंदू, मैं हिंदुज़म की बात करूँगी, उसको ही अच्छा समझूंगी, इस्लाम को थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दूंगी। अगर मैं मतलब मुस्लिम हूँ तो मैं अपनी रिलीजन को पसंद करूँगी, दूसरों को नहीं करूँगी। दिस इज़ व्हाट कम्युनलिज्म। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, इससे कम्युनल ट्रेंड का राइज होता है और फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। बेटा अब हम वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से फॉर्मेशन होता है मुस्लिम लीग का। तो फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं मुस्लिम लीग के बनने के पीछे। तो पहला है लॉस ऑफ सोवरेनिटी बाय मुग़ल रूलर। मुग़ल रूलर से उनकी सोवरेनिटी को छीन लिया गया था। मुग़ल रूलर्स से कहा गया था कि एक टाइम के बाद आपको रेड फोर्ट खाली कर देना है, अब आपको मुग़ल रूलर का टाइटल नहीं मिलेगा, अब आप बादशाह नहीं रहोगे। तो ऑल इन ऑल जो डिसीज़न मेकिंग पावर थी, अब वो मुग़ल रूलर्स के पास नहीं थी। इट मीन्स उनकी सोवरेनिटी ख़त्म हो चुकी थी। तो बेटा एक टाइम के बाद जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया और डीथ्रोन किया कि उसको मुग़ल रूलर्स को। सो ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया आफ्टर डीथ्रोनिंग मुग़ल रूलर्स। मतलब एक टाइम ऐसे आ गया कि सच में मुग़ल रूलर्स बिल्कुल पावरलेस हो गए और मोस्ट ऑफ द पावर का कॉन्सेंट्रेशन किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था। और बेटा ये बताने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जो मुग़ल रूलर्स हुआ करते थे वो किसके फॉलोअर हुआ करते थे, इस्लाम के, है ना, ये तो आप सबको पता ही है। तो जो मुग़ल रूलर थे वो फॉलोअर थे इस्लाम के, पर अब अंग्रेज़ों ने उनसे उनकी सोवरेनिटी को छीन कर अपने प्रभुत्व को जमाने की कोशिश की, जमा ही लिया। तो इसलिए जो मुस्लिम्स थे वो बिटर एनिमीज़ बन गए थे ब्रिटिशर्स के। उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वहाबी मूवमेंट में, जिसका एम था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश डोमिनेशन को इंडिया में एंड करना। तो जैसे ही मुग़ल रूलर्स की सोवरेनिटी को छीना अंग्रेज़ों ने, जो मुस्लिम्स थे वो बहुत बिटर एनिमी, एकदम कट्टर दुश्मन बन गए ब्रिटिशर्स के। वहाबी मूवमेंट उन्होंने चलाई जिससे वो एंड करना चाहते थे किसका, मतलब ब्रिटिश डोमिनेशन को इंडिया से एंड करने के लिए चलाई गई थी वहाबी मूवमेंट। इवन जब 1857 का जो वॉर हुआ, अपराइजिंग हुई, तो उसमें भी मुस्लिम्स ने पार्ट लिया। और अब जो ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम्स को शक वाली नज़रों से देखते थे, उनके ऊपर शंका करने लग गए थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कॉन्शियसली डिस्क्रिमिनेट करना चालू किया, किसके अगेंस्ट में, मुस्लिम्स के अगेंस्ट में। और ये भी कहा कि ये जो 1857 की अपराइजिंग हुई थी ना, इसके लिए मुस्लिम्स ही जिम्मेदार हैं।
मतलब ऑल इन ऑल मुस्लिम्स को एक ऐसा टारगेट बनाया अंग्रेज़ों ने कि भाई ये बिल्कुल सप्रेस हो जाए, पर मुस्लिम सप्रेस होने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि 1857 की जो अपराइजिंग है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। पर फिर समय आता है 1870s का, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एटीट्यूड को चेंज करती है, किसके टुवर्ड्स, मुस्लिम्स के टुवर्ड्स, क्योंकि अब अंग्रेज़ों को डिवाइड एंड रूल खेलना था। पहले जहाँ वो मुस्लिम्स को शंका भरी नज़रों से देखती थी, मुस्लिम्स को हर जगह डीमीन करने की कोशिश करती थी, अब 1870 के बाद वो मुस्लिम्स के टुवर्ड्स अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेती है और किस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेती है, अपीजिंग द मुस्लिम्स। मतलब अब बार बार वो हर कदम पे अपीज़ करना चाहती हैं, मुस्लिम्स को मनाना चाहती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन रहेगा। अगर उन्हें नेशनल मूवमेंट को कम करना है, उसे अंडरमाइन करना है, तो वो चाहते थे कि अब हम मुस्लिम्स को अपीज़ करते जाएं, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ती जाएं। और यहीं से वो बीज बोते हैं किसका बेटा, डिसेंशन का। ये जो वर्ड डिसेंशन है इसका मीनिंग होता है बेटा कलह, लड़ाई, झगड़ा। तो अब बीज बो देते हैं कलह का, लड़ाई का, झगड़े का, किसके बीच में, दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में। और सेपरेटिस्ट और कम्युनल टेंडेंसी को एनकरेज करते हैं अंग्रेज। सेपरेटिस्ट बोले तो आप लोग सेपरेट अपना देखो, अपना अलग करो, है ना, इन लोगों से अलग हो जाओ। और कम्युनल मतलब अपने धर्म को अच्छा समझो, बाकी इनको डिस्कार्ड करो, हिंदुइज़्म में कोई अच्छा ही नहीं है। इस तरीके से सारी पॉलिसीज़ प्लान कर रहे थे कौन, अंग्रेज। बेटा ये जो वर्ड सेपरेटिस्ट है इसका मीनिंग भी सांप्रदायिक ही होता है, सांप्रदायवादी। और कम्युनलिज्म का भी वही मतलब होता है, सांप्रदायिक। नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना समझो कि मुस्लिम्स को इस तरीके से कंडीशन किया जा रहा था, इस तरीके से उन्हें समझाया जा रहा था कि भाई आप लोग इन लोगों से अलग हो जाओ, अपने धर्म को ही अच्छा समझो। बेटा सेकेंड पॉइंट, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, तो ब्रिटिशर्स सिर्फ किसको ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे, मुस्लिम्स को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। तो जो ब्रिटिश थे वो बहुत एप्रीहेंसिव हो चुके थे सेफ्टी और स्टेबिलिटी को लेकर के, कि भाई उनके मन में शंका आ गई थी कि अब हम अपने एम्पायर को कितने दिन तक इंडिया में सेफ रख पाएंगे, कितने दिन तक यहाँ स्टेबल रह पाएंगे। क्योंकि 1857 के पूरे जो वॉर था उसको संभालने में इनको 1-1.5 साल लग गया, और उस 1-1.5 साल में उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि यार अब थोड़ा सा मुश्किल है। एक शंका उनके मन में आ गई थी कि हम ज़्यादा दिन तक सेफ्टी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ अपने रूल को इंडिया में नहीं रख पाएंगे। उन लोगों ने देखा कि जो यूनिटी है हिंदूज़ और मुस्लिम्स की, ये हमारे लिए एक डेंजर है, थ्रेट है, और अच्छा खासा डेंजर बन सकता है, इनका साथ रहना हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। तो उन्होंने ये जो यूनाइटेड नेशनल फीलिंग थी उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, चेक करने के लिए कम्युनल और सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को एनकरेज किए इंडिया में, है ना। इंडिया की पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे चेंजेस आए इसकी वजह से। पॉलिटिक्स में अब कम्युनलिज्म था, सेपरेटिस्ट फीलिंग थी, और वो चाहते थे कि हम किसको फॉलो करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करें। उन्होंने ऐसा करना किया भी। द डिड सो इन द फॉलोइंग मैनर। अब कैसे कैसे किया वो हम डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा पहले यहाँ आओ। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि उन्होंने एनकरेज किया, बढ़ावा दिया कम्युनल और सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ को इंडियन पॉलिटिक्स में, और डिसाइड किया कि अब हम फॉलो करेंगे किसको, उस पॉलिसी को जिसका नाम है डिवाइड एंड रूल। और किस तरीके से किया, तो फर्स्ट पॉइंट 1871 में जो लॉर्ड मायोस गवर्नमेंट थी उसने एक रेजोल्यूशन को अपनाया, जिस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि मुस्लिम्स के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो उर्दू भाषा होगी, है ना। और उन स्कूल्स को ज़्यादा हेल्प की, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा प्रमोट किया जो कौन रन कर रहे थे, मुस्लिम्स। तो हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए पहला कदम अंग्रेज़ों ने कैसा उठाया कि लॉर्ड मायोस गवर्नमेंट जो थी उसमें एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, जहाँ पर उर्दू को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया गया कि भाई अगर मुस्लिम बच्चा पढ़ेगा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में तो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू ही होगा। और उन सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, उन्हें हेल्प की, जो कौन चला रहे थे, मुस्लिम्स।
बेटा उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हेट्रेड क्रिएट की हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। क्या पोर्ट्रे किया, किस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो प्लंडरर्स हैं, लूट पाट करने इंडिया आए थे और इंडिया को उन्होंने बहुत लूटा है। और हिंदूज़ रूलर्स को क्या कहा कि ये बहुत ही क्रूअल किंग्स थे, किसके लिए, मुस्लिम सब्जेक्ट के लिए। मतलब अगर राजा हिंदू है और वहाँ पर रहने वाले लोग मुस्लिम हैं तो ऐसा बताया कि हिंदूज़ ने बहुत अत्याचार किए उन मुस्लिम्स के ऊपर, हिंदूज़ बहुत क्रूअल किंग हैं और जो मुस्लिम हैं वो तो भारत को लूटने आए थे। प्लंडर करने का मतलब होता है लूटना। तो मुस्लिम्स को कैसे दिखाया कि ये लोग लूटपाट करने वाले हैं और हिंदू किंग्स को कैसे दिखाया कि ये क्रूर शासक हैं। तो दूसरा पॉइंट भी दोनों तरफ इन्होंने आग लगाई, एक को कह दिया कि ये लूटने आए हैं, दूसरे को कह दिया ये क्रूर हैं। और थर्ड पॉइंट में अब हम पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने जस्टिफाई किया बंगाल के पार्टीशन को, मुस्लिम्स को कन्विंस कर लिया कि अब हम तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रोविंस बना रहे हैं, कैसा प्रोविंस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी होगी और हिंदूज़ का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तुम ही रूल करना, तुम्हारे इंटरेस्ट में ही सारा कुछ काम होगा। तो दे ट्राई टू जस्टिफाई पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय कन्विंसिंग द मुस्लिम्स दैट बंगाल वॉज बीइंग पार्टीशन। बंगाल का पार्टीशन ये हम इसलिए कर रहे हैं कि क्रिएट कर सके एक नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस को जहाँ पर हिंदूज़ वुड नॉट बी एबल टू सबवर्ट देयर इंटरेस्ट, जहाँ पर हिंदूज़ के इंटरेस्ट को देखने वाला कोई ना हो और हम हिंदूज़ के जो इंटरेस्ट है उन्हें सबवर्ट करना चाह रहे हैं। सबवर्ट का मतलब होता है बेटा पलट देना, है ना, उलट देना। मुस्लिम खुश कि चलो भाई अब हमें एक ऐसा प्रोविंस मिल रहा है जहाँ हम खुद ही रहेंगे, हिंदूज़ का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हम ही रूलर, हम ही प्रजा। बड़े खुश हो गए मुस्लिम्स। फोर्थ पॉइंट, दे ट्राई टू यूटिलाइज द कास्ट स्ट्रक्चर। बेटा ये जो कास्ट स्ट्रक्चर था ना, ये तो आज तक हमारे इंडियंस के लिए दुखती रग बना हुआ है कि कैसे अंग्रेज़ों ने कास्ट का यूज़ करके हम हिंदूज़ को भी आपस में डिवाइड करके रख दिया। आज भी राहुल गांधी बहुत ज़ोर शोर से कहते हैं ना कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। अरे भाई कास्ट सेंसस अल्टीमेटली करता क्या है, हम लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट ही करता है। तो इन लोगों ने यूटिलाइज़ किया कास्ट स्ट्रक्चर को और जो नॉन ब्राह्मण्स थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें टर्न कर दिया किसके अगेंस्ट में, हाई कास्ट के अगेंस्ट में। जो ब्राह्मण्स थे, जो हाई कास्ट पीपल थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, उनके अगेंस्ट में टर्न किया नॉन ब्राह्मण्स को, लोअर कास्ट के लोगों को, और उन्हें उल्टी सीधी बातें पढ़ाई सिखाई कि ये लोग आपके ऊपर अत्याचार करते थे, ये ऐसे थे, आप लोग खड़े हो, अपने राइट्स की बात करो। दुनिया भर के फालतू की बातें करके उनके दिमाग में जहर घोलने का काम अंग्रेज़ों ने किया। तो बेटा कास्ट स्ट्रक्चर को तो सच में इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया था अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि वो आज तक हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो कास्ट स्ट्रक्चर को भी यूटिलाइज़ किया और जितना कास्ट रिजिडिटी हमारे यहाँ नहीं थी उससे ज़्यादा कास्ट रिजिडिटी की बात किसने की, अंग्रेज़ों ने की इंडिया में, है ना। क्योंकि उनका मतलब ही यही था कि ब्राह्मण्स को अगर हमें थोड़ा नीचा दिखाना है तो लोअर कास्ट को ऊपर दिखाओ, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ करवा दो तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। एक तो ये हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ेंगे और आपस में भी लड़ेंगे, लोअर कास्ट अपर कास्ट। तो अंग्रेज़ तो पूरी तरह सक्सेसफुल हुए अपने एम को पूरा करने में। फिर अंग्रेज़ों ने हिंदूज़ को, मुस्लिम्स को और सिख को सेपरेट कम्युनिटी समझा और जो इनके कम्युनल लीडर होते थे उन्हें एक्सेप्ट किया एज ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल देयर को रिलीजनिस्ट। जैसे सिखों का एक लीडर होगा वो सारे सिखों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हिंदूज़ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सारे हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से इन्होंने काम करना चालू किया। तो एक अलग टाइप के फैक्शंस हमें इंडिया में देखने लग गए हैं। हिंदूज़ अलग जा रहे हैं, मुस्लिम अलग जा रहे हैं, सिख अलग जा रहे हैं, उनके लीडर अब अपने अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सिक्स्थ को। तो बेटा लास्ट में अंग्रेज़ों ने किस चीज़ को फैलाना चालू कर दिया, सांप्रदायिक नफ़रत। और इसको फैलाने के लिए इन्होंने प्रेस का यूज़ भी किया, पोस्टर का यूज़ किया, लिटरेचर का यूज़ किया, जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स थे उनका यूज़ किया और सांप्रदायिक नफ़रत फैलाना चालू किया हिंदू मुस्लिम सिख के बीच में। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, रिलेटिव बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन एजुकेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बेटा अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मुस्लिम्स कहीं एजुकेशन में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में पीछे थे, तो इसको भी प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया किसने, अंग्रेज़ों ने।
तो जो कम्युनल और जो सेपरेटिस्ट ट्रेंड थे वो और ज़्यादा बढ़ते गए मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि कुछ एक्सटेंट तक हम देखते थे कि ये बात बिल्कुल सही थी कि कंपेरेटिवली मुस्लिम्स थोड़े से बैकवर्ड हुआ करते थे, शिक्षा के क्षेत्र, एजुकेशन में भी, व्यापार में भी, इंडस्ट्री में भी। तो जो अपर क्लास मुस्लिम्स थे उसमें ज़मींदार हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे। शुरुआत के 70 ईयर्स, कब तक, 19th सेंचुरी के 70 ईयर्स जो अपर क्लास मुस्लिम हुआ करते थे वो ज़मींदार हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे। और ये कैसे हुआ करते थे? एंटी ब्रिटिश। तो जो अपर क्लास मुस्लिम थे उसमें ज़मींदार, एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे शुरुआत के 70 साल 19th सेंचुरी के। और ये कैसे हुआ करते थे बेटा? एंटी ब्रिटिश हुआ करते थे। ये बहुत कंजर्वेटिव थे और मॉडर्न एजुकेशन के टुवर्ड्स हॉस्टाइल थे, इन्हें मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस वजह से हम देखते हैं कि ये जो इनकी कंजर्वेटिव सोच रहती है, मॉडर्न एजुकेशन के टुवर्ड्स इनका जो रुख रहता है, इस वजह से हम देखते हैं कि जो नंबर थे मुस्लिम एजुकेटेड लोगों का जो वेस्टर्न सिस्टम के थ्रू एजुकेट हो वो बहुत कम रहा। अब इसमें हमारी हिंदूज़ की कोई गलती नहीं है। अपर क्लास मुस्लिम है, खुद ही ज़मींदार है, खुद ही एरिस्टोक्रेट है। अब वो चाह रहा है कि नहीं उसे मॉडर्न एजुकेशन देनी है उसके घर में लड़कों को, लड़कियों को, तो वो नहीं दे रहा है। अब एट दी एंड हुआ क्या कि बाद में जब पता चला तो ऐसा लगा कि भाई हिंदूज़ तो बहुत ज़्यादा पढ़ गए, मुस्लिम नहीं पढ़ पाए। तो इसका रीज़न हम हिंदूज़ थोड़ी हैं, उसका रीज़न खुद कंजर्वेटिव सोच थी मुस्लिम्स की, वो खुद नहीं पढ़ाना लिखाना चाहते थे। तो फिर पर अब इस बात का एडवांटेज कौन उठाएंगे बेटा? अंग्रेज उठाएंगे। सेकेंड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में उसने कॉन्शियसली डिस्क्रिमिनेट किया मुस्लिम्स के साथ 1858 के बाद। उन्हें रिस्पॉन्सिबल माना कि 1857 की अपराइजिंग आपकी वजह से ही हुई है। फिर उनके साथ बहुत भेदभाव किया, उनको सिविल और मिलिट्री सर्विसेज में एंट्री नहीं दी। तो पहला तो मुस्लिम्स खुद से नहीं पढ़े, उनकी कंजर्वेटिव सोच थी। फिर कुछ रही सही कसर अंग्रेज़ों ने पूरी कर दी। 1858 के बाद उन्होंने मिलिट्री और सिविल पोस्ट पे मुस्लिम्स को रखा ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम्स को शक भरी नज़रों से देखते थे ब्रिटिशर्स। तो जॉब में भी मुस्लिम पिछड़ गए, एजुकेशन में भी मुस्लिम पिछड़ गए। एजुकेशन में वो खुद की अपनी सोच के कारण पिछड़े थे बेटा। और बेटा जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं थी किसी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ में। तो ये यहाँ पर भी पिछड़ गए। अब शिक्षा में पिछड़े, जॉब्स में पिछड़े, इंडस्ट्री में पिछड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, कुछ मेंबर्स जो थे मुस्लिम कम्युनिटी के वो उस स्पेस से आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो मॉडर्न ट्रेंड्स को समझ ही नहीं पाए। भले ही वो मॉडर्न ट्रेंड्स सोसाइटी में आई हो, कल्चरल स्पेयर्स में आई हो, वो उसके साथ एक पेस मेंटेन नहीं रख पाए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें प्राउड था अपने खुद के लिटरेचर पे, अपने खुद के कल्चर पे। तो उन्होंने वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ऑप्ट ही नहीं किया। मेरी बात सुनो, मुस्लिम्स को एक प्राउड फीलिंग थी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा काम करने का तरीका, हमारा कल्चर यही बेस्ट है। तो उन्होंने कभी बाय हार्ट इस चीज़ को प्रेफरेंस ही नहीं दिया कि उसको वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। तो भाई जब जिस चीज़ को आप खुद पसंद नहीं कर रहे हो, जिस चीज़ को आप उतनी तवज्जो ही नहीं दे रहे हो, अगर टाइम उस चीज़ का ही आगे आएगा तो आप तो कहीं पीछे रह जाओगे ना, क्योंकि आप तो अपने आप में ही खुश थे, आप अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे जो हिंदूज़ थे उन्होंने दूसरी तरफ हर चीज़ को रेडीली एक्सेप्ट किया, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अच्छे से अपनाया और आज तक अपना रहे हैं भाई। आज भी हमारे पेरेंट्स बच्चों को हिंदी में बात करता देख इतना खुश नहीं होते हैं जितना जब उनका बच्चा इंग्लिश बोलता है तो उन्हें खुशी होती है। तो हम तो हर चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, समय के साथ आगे बढ़ना जानते हैं। तो जो मॉडर्न एजुकेशन था वो बहुत ज़रूरी बन गया था एक टाइम में कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में एंट्री लेनी है तो मॉडर्न एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो अब मॉडर्न सर्विसेज में कौन जाएंगे? हिंदूज़ जाएंगे कि मुस्लिम जाएंगे? क्योंकि मुस्लिम्स तो उस चीज़ को पसंद ही नहीं कर रहे हैं ना, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो इंग्लिश सीख ही नहीं रहे हैं, उस कल्चर को ऑप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें जॉब्स भी बहुत कम मिली। तो जो मुस्लिम थे उन्हें इस बात का फ़ायदा नहीं मिल पाया कि ना तो वो गवर्नमेंट जॉब्स में जा पाए, ना ही तो वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। और इस रिस्पेक्ट में हम देखें तो मुस्लिम्स कहीं डिसएडवांटेजियस पोजीशन में ही गए। समय के साथ चेंज होना चाहिए। और ये सारे सर्कमस्टेंसेस
का एडवांटेज लिया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स मुस्लिम को भड़का पाए। ये जो वर्ड इंसाइट लिखा है ना, इसका मतलब होता है भड़काना। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद मुस्लिम्स को आसानी से भड़का पाए। देखो, ना तो तुम्हारे पास शिक्षा है, ना तुम्हारे बच्चों ने हायर एजुकेशन ली है, ना ही तुम्हारे पास इंडस्ट्री है, ना ही तो तुम जॉब में आ पा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे पास नहीं, सिविल सर्विसेज तुम्हारे पास नहीं, तो देखो तुम कितना पीछे रह गए हो। ये हिंदूज़ तो जिस दिन आज़ाद हो जाएंगे ये तुम्हें डोमिनेट ही करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से हिंदूज़ के अगेंस्ट में मुस्लिम्स को इंसाइट किया, भड़काया ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने। अब हम देखेंगे क्या रोल था सर सैयद अहमद खान का। तो जो सर सैयद अहमद खान थे वो बहुत महान एजुकेशनिस्ट थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम्स को क्या कहा कि भाई आप एक ही नेशन के पार्ट हो। ही रिगार्डेड हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स टू बी वन क्वाम, एक कौम हो। क्या कहा उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम को कि भाई तुम लोग तो एक ही कौम के हो। कौम बोले तो बेटा, जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे वो मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के फाउंडर थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? सर सैयद अहमद खान। और इस कॉलेज को पैट्रन दोनों का ही मिला, हिंदू का भी मिला, मुस्लिम का भी मिला। पर बाद में ये विचार जो थे वो बदल गए। किसके इन्फ्लुएंस में आकर? मिस्टर थियोडोर बैक। However, under the influence of Mr. Theodore Beck, जो कि ब्रिटिश प्रिंसिपल हुआ करते थे मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के, जो कहाँ पर है बेटा? अलीगढ़ में। पहली बात तो सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम से कहते थे तुम एक ही कौम के हो, एक ही कंट्री के हो। फिर जब इन्होंने कॉलेज खोला तो उसको दोनों का ही पैटर्न मिला, हिंदूज़ का भी और मुस्लिम्स का भी। पर बाद में सर सैयद अहमद खान के जो विचार थे वो बदल गए। किसके इन्फ्लुएंस में आके बदले? मिस्टर थियोडोर बैक के इन्फ्लुएंस में आके बदले। ये प्रिंसिपल बने थे, ब्रिटिश प्रिंसिपल थे किसके? कॉलेज के, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के, MAO कॉलेज के, जो कहाँ है? अलीगढ़ में है। कब? 1980s में। फिर इन्होंने गिव अप किया अपने अर्लियर व्यूज़ को और डिक्लेयर किया कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं हिंदूज़ के और मुस्लिम्स के वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। बिफोर ही वाज लाइक कि तुम लोग एक ही कौम हो, एक ही कंट्री के पार्ट हो, साथ में मिल के रहो। एक कॉलेज खोला जिसमें दोनों ने हेल्प की, दोनों लोगों ने वहाँ पढ़ाई की। पर फिर एक मूर्ख व्यक्ति आया जिसका नाम था थियोडोर बैक। उसने इस तरीके से कंडीशनिंग की हमारे सर सैयद अहमद खान की कि अल्टीमेटली वो भी बोलने लगे कि भाई मेरे जो पुराने विचार थे वो अलग हैं, छोड़ दो उनको। हिंदूज़ और मुस्लिम्स के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अलग है, तो इन्हें अलग ही रहना चाहिए। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो सर सैयद अहमद खान ने इसे अपोज किया। When इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, सर सैयद अहमद खान अपोज्ड इट, उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। ही फाउंडेड द यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया इन्होंने 1888 में। 1885 में जब कांग्रेस बन रही थी तब इसका अपोज किया सर सैयद अहमद खान ने, और फिर क्या बनाई? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन कब बनाई? 1888 में। और इसका व्यू सिर्फ एक ही था कि कांग्रेस को अपोज करना है। तो वो व्यक्ति जो एक कंट्री साथ में रहने की बात करता था, अब वो कांग्रेस को अपोज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। और इन दिस एफर्ट ही वो सपोर्टेड बाय मिस्टर बैक। और ये जो पगले मिस्टर बैक थे ना, जिन्होंने इनका दिमाग बदला था, उन्होंने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। बैक का जो आइडिया था कि जो एंग्लो मुस्लिम यूनिटी है पॉसिबल है, पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिल्कुल असंभव है। देख रहे हो ये दुष्ट के विचार क्या बोल रहे हैं मिस्टर बैक, जिन्होंने दिमाग ख़राब किया था सर सैयद अहमद खान का। वो बोल रहे हैं कि एंग्लो मुस्लिम यूनिटी पॉसिबल है, अंग्रेज़ और मुस्लिम मिलके फिर भी रह सकते हैं, ये संभव है, पर हिंदू और मुस्लिम मिलके तो कभी नहीं रह सकते। ऐसे थे महान मिस्टर बैक। देखिए इसी दुष्ट की है क्या फ़ोटो? हाँ, ये थियोडोर बैक हैं जिन्होंने हमारे सर सैयद अहमद खान के दिमाग में काला कलर कर दिया और क्या दिया? एंग्लो मुस्लिम दोस्त हो सकते हैं पर हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं। कैसे पगले पगले व्यक्ति थे। और बेटा ऐसा भी कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान इस बात पर विश्वास करते थे कि हिंदूज़ इंडिया में मेजॉरिटी में है,
इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा नंबर हिंदूज़ का है। तो ऑब्वियसली बात है, जिस दिन अंग्रेज़ चले गए, जिस दिन ब्रिटिश रूल इंडिया से विड्रॉल हुआ ब्रिटिश रूल का, उस दिन हिंदूज़ डोमिनेट करने लग जाएंगे मुस्लिम्स को। तो देखो, ये एक डर उनके अंदर था कि भाई ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री तो है नहीं, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो द डे वी गॉट इंडिपेंडेंस हिंदूज़ विल डोमिनेट हूँ मुस्लिम्स, ये एक विचार उनके मन में आ गया था। तो उनको लगने लगा था कि ब्रिटिश रूल कंटिन्यू रहे, यही बेटर है हम। और बेटा, इस हद तक सर सैयद अहमद खान का दिमाग ख़राब हो गया था कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि ब्रिटिश रूल का कंटिन्यूएशन ही, ब्रिटिश रूल जब कंटिन्यू रहेगा तब ही मुझे गारंटी मिलेगी, मेरी कम्युनिटी को गारंटी मिलेगी वेलफेयर की और प्रोग्रेस की। तो हमें प्रोग्रेस करना है, हमें अपनी भलाई करना है, तो अंग्रेज़ों का रूल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो एजुकेटेड मुस्लिम है उसे सपोर्ट करना चाहिए ब्रिटिश को। द लेटर वुड रिगार्ड देम विथ गवर्नमेंट जॉब्स। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब ब्रिटिश को समझेगा, जानेगा, उसको रेस्पेक्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, तो ब्रिटिशर्स भी इन रिटर्न उसे क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स और स्पेशल फेवर्स दिया करेंगे। तो ऑल इन ऑल लगता है सर सैयद अहमद खान जो एक सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो कैसे अंग्रेज़ों की बात में आके इतना तक कहने लग गए कि अगर मुस्लिम को प्रोग्रेस करना है, उसको अपने वेलफेयर के बारे में सोचना है, तो ब्रिटिश रूल रहना बहुत ज़रूरी है। इवन ही वॉन्ट्स मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम पीपल टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स एंड गेट रिवॉर्ड इन रिटर्न। नेक्स्ट 5th टॉपिक है एररनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। रॉन्गली, गलत तरीके से जब आप हिस्ट्री के मतलब को बताने लग जाओ, इंटरप्रेट करने लग जाओ। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है विवेचना करना या किसी चीज़ का मतलब बताना। तो इतिहास का जब मतलब गलत तरीके से बताया गया तो वो भी एक रीज़न बना। इंडियन हिस्ट्री को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया उन दिनों में, तब भी हम देखते हैं कि कम्युनल थिंकिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। मतलब अब मुस्लिम्स इस्लाम के सपोर्टर तो हैं ही, पर वो इस्लाम ही एकमात्र अच्छा धर्म है, इसी को आगे बढ़ना चाहिए, ये सोचने लगे। हिंदूज़ जो हिंदुइज़्म के सपोर्टर थे, अब वो सोचने लगे कि नहीं, हिंदुइज़्म की ग्रोथ होने लगे, वही ग्रोथ करें। और इस तरीके से इन दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या लड़ाइयाँ, झगड़े चालू हो गए। तो एररनियस का मतलब क्या होता है बेटा? रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन। एरर मतलब आप लोगों को पता होगा ना, एरर मतलब क्या होता है? गलती होता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। कुछ ब्रिटिश और कम्युनल हिस्टोरियंस जो थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया हिंदू की हिस्ट्री और मुस्लिम की हिस्ट्री में। तो बेटा, अब अंग्रेज़ों का कहना ये था कि जो रूल था तुर्कों का, अफ़गानियों का और मुग़ल का, उसे हम मुग़ल रूल कहते हैं। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कहें आप मुग़ल रूल। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स द रूल ऑफ टर्क्स, अफ़गानीज़ एंड मुग़ल्स वॉज मुस्लिम रूल। और यहाँ पर ही अंग्रेज़ कहते हैं कि यहाँ पर रूलर्स जो हुआ करते थे वो फॉलोअर्स हुआ करते थे इस्लाम के, और इनके जो सब्जेक्ट हुआ करते थे वो अदर रिलीजन के फॉलोअर हुआ करते थे। और जब हिंदू पीरियड की बात इन्होंने की, तो मुस्लिम रूलर्स वर डब्ड एज फॉरेन इन्वेडर्स हु हैड सेटल्ड इन इंडिया। तो जिस पीरियड को ये हिंदू पीरियड कहते थे, उस पीरियड में इन्होंने बताया कि जो मुस्लिम रूलर हैं ये फॉरेन इन्वेडर की तरह हैं जो इंडिया में आकर सेटल हो गए। तो जब इन्होंने मुस्लिम रूल की बात की, तो यहाँ पर ये बता दिया कि रूलर अलग रिलीजन को फॉलो करने वाला है, और जो सब्जेक्ट हैं वो अदर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। फिर जब इन्होंने हिंदू पीरियड की बात की तो कहा कि इस टाइम में हिंदू राजा को बहुत परेशानी हुई क्योंकि मुस्लिम इन्वेडर आ गए और इंडिया को इन्वेड करके गए। सेकेंड पॉइंट बेटा, ब्रिटिशर्स में इतना दिमाग ही नहीं था कि वो कंपोजिट कल्चर को समझ पाते। तो जो ब्रिटिश और जो कम्युनल हिस्टोरियंस थे, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया किस नोएशन को? कंपोजिट कल्चर के नोएशन को, है ना। इंडिया में बेटा एक टाइम में इस तरीके से कल्चर बन गया था
कि हमने उसे नाम ही दे दिया था कंपोजिट कल्चर, जहाँ कुछ खूबियाँ हिंदुज़म की थी, कुछ इस्लाम की थी, है ना। और अच्छा, ये क्यों किया, इस बात को डिस्कार्ड क्यों किया अंग्रेज़ों ने? क्योंकि वो चाहते थे कि एक रिफ्ट क्रिएट हो जाए मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में। तो कंपोजिट कल्चर की अगर बात की जाएगी तो रिफ्ट तो होगा ही नहीं ना, दोनों मिलजुल के रहते हैं। क्योंकि तो कंपोजिट कल्चर को डिस्कार्ड करते हुए, डस्टबिन में डालते हुए, एक रिफ्ट, एक खाई बना दी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में अंग्रेज़ों ने। और वो इस बात को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए कि जो डाइवर्सिटी है वो अच्छी है। और इस डाइवर्सिटी का एम कभी भी रिलीजन नहीं रहा है, क्लास रही है, रीजन रहे हैं कि भाई नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। रिलीजन तो कभी रहा ही नहीं। तो कुछ बातें ऐसी थी जो अंग्रेज़ लोग जानबूझ के मैनिपुलेट कर गए, कंपोजिट कल्चर पे ध्यान नहीं दिया, और ना इस बात को वो समझ पाए या प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाए कि डाइवर्सिटी प्राइमरली क्लास वाइज और रीजन वाइज है, रिलीजन वाइज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें ये बात समझ नहीं आई होगी, उन्होंने जानबूझ के मतलब इन बातों पे तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने रिलीजन वाइज जो थी उसको प्रमोट किया और क्लास वाइज या जो रीजन वाइज थी उसको पीछे रखा, है ना। कंपोजिट कल्चर पे ध्यान नहीं दिया और दो कम्युनिटीज़ को जिस बात से लड़ाया जा सके उसको प्रमोट। और बेटा कुछ कम्युनल हिस्टोरियंस ने तो इस हद तक हाईलाइट किया इस झूठ को कि जो इंडियन सोसाइटी थी, जो कल्चर था, वो बहुत महान था, ग्रेट हाइट तक पहुंचा था एंशिएंट पीरियड में, पर इसका डिक्लाइन हो जाता है मिडवल पीरियड में क्योंकि मुग़ल रूलर्स यहाँ आकर हमें डोमिनेट करने लग गए। ऐसा कुछ नहीं था बेटा। हिंदूइज़्म पहले भी ग्रेट था, बाद में भी ग्रेट था और आने वाले टाइम में भी ग्रेट रहेगा। किसी के आने और जाने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम अच्छी आदतों को अपनाना जानते हैं, बुरी को छोड़ना जानते हैं, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हमें एक डिक्लाइनिंग फेज़ को देखना पड़ेगा। पर कुछ कम्युनल हिस्टोरियंस इस बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने इस झूठ को पुरजोर तरीके से फैलाया कि भाई बहुत महान हुआ करता था हिंदुइज़्म सोसाइटी कल्चर एंशिएंट टाइम में, फिर मुगल्स के आने से ये डेप्रीवेशन की तरफ गया, डिक्लाइन होने लग गया। इवन इन्होंने तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी मिडवल पीरियड के कंट्रीब्यूशन को कि भाई इंडियन इकोनॉमी का कितना डेवलपमेंट हुआ मिडवल पीरियड में, रिलीजन में, आर्ट में, लिटरेचर में, कल्चर में और सोसाइटी में। बेटा जब भी आपके साथ एक नई भाषा जुड़ती है तो आपका जो लिटरेचर है वो बढ़ जाता है, आपके आर्ट में नई चीज़ें दिखाई देने को पड़ती हैं, कल्चर में चेंजेस आते हैं। तो जब उर्दू हमारे पास आई, जब पर्शियन हमारे पास आई तो हमने बहुत कुछ सीखा, हमारा लिटरेचर और वास्ट हुआ। पर इस बात को कम्प्लीटली डिस्कार्ड किया अंग्रेज़ों ने। उन्होंने कहा कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मिडिल पीरियड का, ना ही इंडियन इकोनॉमी में है, ना इंडियन रिलीजन में है, ना ही आर्ट में है, ना ही लिटरेचर में। तो ये कुछ गलत बातें हैं भाई, ऐसा भी नहीं है। अगर हम एंशिएंट पीरियड में महान हुआ करते थे तो मिडिवल में उससे और ज़्यादा महान हुए, आज और ज़्यादा महान है और कल और होंगे। तो जो कम्युनल बायसनेस थी बेटा उससे प्रोपेगेट किया गया था पोइट्री के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, है ना। मतलब चुन चुन के अंग्रेज हर इस बात पे फोकस करते थे जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ जाए। न्यूज़पेपर में कैसा आर्टिकल लिख दें, एक दिन ये लिख दें कि इस्लामिक कल्चर बहुत अच्छा है, दूसरे दिन ये लिख दें हिंदुइज़्म बहुत अच्छा है, तीसरे दिन ये लिख दें हिंदुइज़्म की ये बुराई थी, चौथे दिन ये लिख दें इस्लाम की ये बुराई थी, हिंदूज़ ने ऐसे अत्याचार किए, इस्लाम ने ऐसे अत्याचार किए। मतलब हर कुछ कर करके, भले नॉवल लिख के, ड्रामा करके, पोट्री करके, इनको बस दोनों कल्चर के बीच में एक रिफ्ट को क्रिएट करना था। बेटा अगर हम महात्मा गांधी के शब्दों को समझे तो महात्मा गांधी ने कहा है कम्युनल हार्मनी कुड नॉट बी परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि परमानेंट हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती जब तक हम ये जो डिस्टॉर्टेड वर्जन है हिस्ट्री का इसे पढ़ाते रहेंगे स्कूल्स में। बेटा और सच में प्रॉब्लम आती है। एक बार मैं क्लास 6 में पढ़ा रही थी वो नालंदा यूनिवर्सिटी के रिगार्ड में, तो मैंने बताया कि एक मुस्लिम रूलर ने किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, 3 दिन तक बुक जलती रही। तो बेटा 2 मुस्लिम लड़के हमारी क्लास में बैठे हुए थे, सारे बच्चे उन्हें ऐसे देखने लगे। अब वो बेचारे बच्चे भी इतने स्मार्ट थे, वो बोलने लगे भाई मैंने नहीं जलाया, मुझे मत देखो तुम लोग। तो जब तक हम इस डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री को पढ़ाते रहेंगे अपने स्कूल्स में, कंप्लीट कम्युनल हार्मनी कभी इंडिया में आएगी नहीं। और ये महात्मा गांधी की बात 100% सच्ची है ना।
क्यों पढ़ाना है ऐसी ऊट पटांग चीज़ें बच्चों को। चलो नेक्स्ट, राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनल मूवमेंट में, पर इनकी कुछ एक्शंस ऐसे थे जो नेशनल यूनिटी को पीछे की तरफ ले गए। जो स्पीचेस हुआ करती थी असर्टिव नेशनलिस्ट की, वो कई बार नाराज़ कर देती थी इंडियन सोसाइटी के कुछ सेक्शंस को। जैसे कि जब शिवाजी और गणपति फेस्टिवल को प्रोपेगेट किया जा रहा था तिलक के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था बेटा कि मुस्लिम्स थोड़ा सा अलिनिएटेड फील करते थे। फिर बेटा अरविंदो घोष का जो कंसेप्ट था, इंडिया एज मदर, नेशनलिज्म एज रिलीजन, और जो उन्होंने इनिशिएट किया था एंटी पार्टीशन एजुटेशन को, कि गंगा में डुबकी लगाने के बाद हम ये स्टार्ट करेंगे, एजुटेशन स्टार्ट करेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट को। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुस्लिम को बहुत ज़्यादा अपील नहीं कर पाई और मुस्लिम्स थोड़ा सा अपने आप को अलग समझने लग गए। घोष ने क्या कहा, गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे एंटी पार्टीशन एजुटेशन को। तो सच में मुस्लिम्स को लगने लगा क्या है यार, ये अपने अपने धर्म की बातें कर रहे हैं, कोई गणपति बिठाल रहा है ना, शिवाजी की बातें की जा रही हैं। तो मुस्लिम्स थोड़ा सा अलग थलग होने लग गए। नेक्स्ट अब हम 7th पॉइंट डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। बेटा जो हमारी आर्थिक पिछड़ापन था, हमारी जो कंट्री पिछड़ती जा रही थी आर्थिक रूप से, उसने भी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ही किया है। मतलब हम अगर आगे की तरफ आते जाते तो हो सकता है कम्युनलिज्म इतना इंडिया में नहीं बढ़ता। तो जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है हमारे कंट्री की, वो भी एक कारण रही कम्युनल माइंडसेट का, कम्युनलिज्म की ग्रोथ का। क्योंकि जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से हुआ क्या, इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुए, एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट रही एजुकेटेड यूथ के बीच में। भाई जब इंडस्ट्रीज़ नहीं ओपन अप होंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो एजुकेटेड यूथ होगा वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, और इसके ही परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंसेस में हमने देखा कि बहुत कंपटीशन हुआ यूथ के बीच में कि भाई जितनी अवेलेबल जॉब्स हैं वो तो हमें मिले। 100 कंटेंडर है, एक जॉब है, तो वो 100 आपस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमने देखा कि लोग रिजर्वेशन की डिमांड करने लगे जॉब्स में, कोई जात के नाम पे, कोई क्रीड के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को भी यूज़ किया और फर्दर अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और हवा दी कम्युनल राइवलरी को, है ना। ये जो सांप्रदायिकता थी, जो प्रतिद्वंद्विता थी लोगों के बीच में, उसे और हवा दी, क्योंकि अब लोग खुद चाह रहे थे ना, भाई इसकी जाति को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे रिजर्वेशन दे दो, इस धर्म को मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे रिजर्वेशन दे दो। अंग्रेज बड़े खुश। तो एजुकेटेड इंडियंस के बीच में कम्युनल राइवलरी को और हवा देने का काम अंग्रेज़ों ने किया। ऑन द क्वेश्चन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस आज तक इतना प्रिविलेज्ड माना जाता है बेटा, तो उस टाइम सोचो कितने डिमांड में होगा ये। हाउएवर जो अनएम्प्लॉयड पीपल थे वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि ब्रिटिश खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए। अगर मैंने अनएजुकेटेड बोला है तो बेटा सॉरी, अनएम्प्लॉयड पीपल, वो लोग जिन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला था, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जो हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, इसका कारण ब्रिटिश ही हैं, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में नहीं होने दिया है। सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।